अच्छा जी, आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 ब्रांच अकाउंट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रांच अकाउंट का चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। ये 3 चैप्टर्स हैं, ब्रांच अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये 3 चैप्टर हम इसी तरतीब से करेंगे। इन 3 चैप्टर्स में से यूजुअली पेपर में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक तो कंफर्म है ना, 2 तो आम रूटीन में पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 भी आ सकते हैं, तीनों चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है पास पेपर्स में। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी ब्रांच अकाउंट का, चैप्टर नंबर 7। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि ब्रांच कहते किसको हैं, फिर आज के ही लेक्चर में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करें। देखिए, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं ना ब्रांच अकाउंट का, या इसके बाद पढ़ेंगे कंसाइनमेंट का, फिर कॉन्ट्रैक्ट का, ये स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग टेक्निक्स के मुताबिक चैप्टर होने हैं। अकाउंटिंग के जो रेगुलर टेक्निक्स है ना, उनसे थोड़ा चेंज। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो पर्टिकुलरली इन मैटर्स को डिस्कस करती है कि भाई ब्रांच के अकाउंट कैसे बनाने हैं। अगर आप कंसाइनमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो कंसाइनमेंट के अकाउंट कैसे बनाने हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ बिजनेस में, आपका बिजनेस इस किस्म का कि आपका डिफरेंट पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आप उसे परफॉर्म करते हैं, उसके अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो ये ख़ास टेक्निक्स हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई होनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, रूटीन में बेटा आप कोई एक्सपेंस पे करते हैं ना अकाउंटिंग में, तो एंट्री पास करते हैं, वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। रूटीन में जब एक्सपेंस पे करते हैं तो एंट्री करते हैं वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ब्रांच अकाउंट के इस चैप्टर में जब भी कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा तो एंट्री की जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच अकाउंट के इस चैप्टर में जब कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा ना, तो एंट्री की जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डिफरेंट हो गया ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बताई है, पॉइंट एक छोटा सा बताया है बस। तो ब्रांच अकाउंट में अकाउंटिंग की बेसिक्स वही रहती हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये रूटीन में जो आप पढ़ते हैं उसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देखिए, अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा जिसमें आपने जनरल एंट्रीज करनी थी, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जिसमें बोनस शेयर और राइट शेयर की जनरल एंट्रीज करनी थी, चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा जिसमें आपने डिबेंचर्स की जनरल एंट्रीज करनी थी, चैप्टर नंबर 4 फाइनल अकाउंट का है, चैप्टर नंबर 5 रेशोज़ का है, हायर परचेज का चैप्टर है जिसमें आपने ब्रेकअप टेबल बनाया, हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर का अकाउंट बनाया, हायर वेंडर की बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनाया। अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या बनाने को कहा जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, भाई कौन सा अकाउंट बना दें, कौन सी एंट्री कर दें, क्या पूछा जाएगा आपसे। तो ये बड़े ध्यान से समझना है बाप ने। एक बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस चैप्टर के हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन करने हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब उन 15 क्वेश्चंस की हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एटलीस्ट ये तो ज़रूर है कि ब्रांच अकाउंट बनाएं, और कम से कम भी जिसमें होगा उसमें 12 से 14 नंबर इस ब्रांच अकाउंट के होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनना है, 20 के 20 नंबर ब्रांच अकाउंट के होंगे। कुछ ऐसे हैं जिसमें कम अज़ कम भी अगर रिक्वायरमेंट में हुआ ना, तो ब्रांच अकाउंट के नंबर कम अज़ कम 12 से 14 फिर भी होंगे। 1-2 अकाउंट और पूछ सकता है वो, लेकिन ब्रांच अकाउंट लाजमी है, हर क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट बनाना है। समझ गए बात। अब ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले, इसका फॉर्मेट पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं ब्रांच कहते किसको हैं। ब्रांच कहते किसको हैं। आम जुबान में आपने लफ्ज़ सुना जी फलां बिजनेस की ब्रांच है, उसकी शाख है, उसका सेगमेंट है। टेक्निकली इसके मीनिंग भी हम डिस्कस करते हैं जी, टेक्निकली इसके मीनिंग क्या है।
बहरहाल पहले हम ब्रांच की नीड को पहले डिस्कस करते हैं। एक बिजनेस अपनी ब्रांच ओपन करता क्यों है? एक बिजनेस में ब्रांच ओपन होती क्यों है? देखिए, हर बिजनेस जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो बिजनेसमैन का मकसद होता है भाई प्रॉफिट अर्न किया जाए। शुरू शुरू में वो ब्रेक इवन कहता है जी, ना भी मुनाफा आए ना कम से कम नुकसान ना हो। हर बिजनेस का पहला टारगेट क्या होता है? ब्रेक इवन। जो बिजनेस नया शुरू होता है ना, उसका पहला टारगेट होता है ब्रेक इवन, कि नुकसान से बचा जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक इवन। फिर जब वो बिजनेस कंटिन्यू होता है ना, तो फिर ब्रेक इवन के बाद आप कहते हैं प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। अगली ख्वाहिश बिजनेसमैन की होती है जी प्रॉफिट आना चाहिए। जब मुनाफा कमाना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं नहीं यार, मुनाफा इतना होना चाहिए कि घर के खर्चे पूरे हो जाएं। दैट इज कॉल्ड रीजनेबल प्रॉफिट। फिर आप कहते हैं जी मुनासिब मुनाफा होना चाहिए, मुनासिब मुनाफा होना चाहिए। और जब आप मुनासिब मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ख्वाहिश होती है भी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते ही जाना, जिसके आगे कोई फुल स्टॉप नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसान को, या आदम के बेटे को एक उहद पहाड़, एक पहाड़ सोने का दे दिया जाए ना, एक के बाद ये दूसरे की ख्वाहिश करेगा, दूसरे के बाद तीसरे की ख्वाहिश करेगा। इसकी ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। कुरान पाक के अल्फाज हैं कि आदम के बेटे के पेट को जो है ना, वो कब्र की मट्टी ही भर सकती, वैसे इसकी ख्वाहिश ख़त्म। बेटा, ये ख्वाहिश है इंसान के अंदर। इसी वजह से एक बिज़नेस पूरी दुनिया में बिज़नेस करता है। शुरू होम टाउन से होते हैं, अपने कस्बे अपने शहर से होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, सिर्फ इस लालच में कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देखें, क्या वो सारा पैसा एक साल में इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या उनके महीने का खर्चा, घर का जो खर्चा है महीने का, क्या उतना मुनाफा वो कमाते हैं? भाई, वो कितने हज़ार, कितने लाखों लोगों का जो साल का, बेशक 60-60 साल का खर्चा जो ना, वो उनकी आमदनी है, उस अकेले शख्स की आमदनी है। अभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, अभी भी नए मुल्कों में जाते हैं, नई ब्रांचेस बनाते हैं, बिज़नेस के लिए नई प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, अपने बिज़नेस को डे बाय डे फ्लरिश करते जा रहे हैं। तो कभी भी इंसान की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है ना, इसकी कोई हद नहीं होती, इसकी कोई हद नहीं होती। इस मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, इस मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं? मुनाफा कमाने का एक तरीका क्या है कि आप अपनी चीज़ की कीमतें बढ़ा दें। मुनाफा कमाने का एक तरीका ये है, अपनी चीज़ की कीमतें बढ़ा दें, इंक्रीज प्राइसेस। कीमतें बढ़ाने से क्या होगा? मुनाफा तो बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। कीमतें जब बढ़ेंगी तो लोग फिर सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। लोग देखेंगे इसका मुतबादल हमें क्या मिलेगा जो सस्ता भी हो। लोग आपके कंपेटिटर के पास चले जाएंगे, लोगों के पास ऑप्शन है। तो कीमतें बढ़ाकर अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। फिर क्या करें? फिर मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या करें? फिर मुनाफा बढ़ाने का तरीका है इंक्रीज सेल्स, सेल वॉल्यूम, हुजम बढ़ाएं, ज़्यादा डॉलर इकट्ठे करें, सेल लगा दें, मार्जिन कम कर ले, जैसे होलसेलर करता है, मार्जिन कम कर ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें बेचें। आपकी दुकान पर, आपके स्टोर पर, आपकी फैक्ट्री में लाइन लगी हों, तो आप फिर मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। कम मार्जिन रख लें, कस्टमर ज़्यादा घेर लें, जैसे चाइना मार्केट करती है, जैसे आपके मुल्क में होल सेलर्स करते हैं। भाई कम मार्जिन रखते हैं लेकिन ज़्यादा कस्टमर्स को वो गेट कर लेते हैं। लोग कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके उनके पास जाते हैं। आपने आमतौर पर रिटेल में कोई चीज़ लेनी तो आप अपने शहर, अपने कॉलोनी में रहते हैं,
लेकिन अगर आपने चीज़ें ज़्यादा तादाद में खरीदी तो आप कहते हैं भैया हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ जाकर होलसेलर से लेकर आते हैं, और आप उससे ज़्यादा इकट्ठी तादाद में चीज़ें लेकर आते हैं। लोग कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके उनके पास जाते हैं। तो सेल्स बढ़ानी है आपको, कस्टमर बढ़ाने हैं, इसका मतलब है एक हद तक आप सेल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं ना मुनाफा बढ़े, फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। देखिए ना, एक गुजरांवाला शहर में जितने लोग रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप सारे के सारे गुजरांवाला की जो आबादी है ना, वो सारी आपसे चीज़ें खरीदना शुरू कर दें। इतनी अच्छी कीमतें आप रखें, ऐसी अच्छी टेक्निक आप यूज़ करें कि गुजरांवाला की जितनी भी आबादी है वो सब आपसे चीज़ें खरीदना शुरू कर दें। लेकिन जब गुजरांवाला की सारी आबादी आपसे चीज़ें खरीदना शुरू कर देगी, तो एक वक्त आएगा आप कहेंगे जी इससे भी ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्स बढ़ाने के लिए आपको करनी पड़ेंगी सेल एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ जगहों में जाकर सेल करनी पड़ेंगी। अगर आप कहें ना एक जगह पे रहकर मैं सेल बढ़ा लूँ, तो एक ख़ास हद तक तो बढ़ा लेंगे आप। पीपल्स कॉलोनी मार्केट में आपकी शॉप होगी, लोग सेटलर टाउन से आ जाएंगे, मॉडल टाउन से आ जाएंगे, चंदा किला से आपके पास आ जाएंगे, पिंडी बाईपास से आपके पास चीज़ें खरीदने आ जाएंगे। एक लिमिट होगी, उसके बाद नए लोग आपके पास नहीं आएंगे, पर वो जो आगे सारे के सारे आपके पास आ गए। अब आप फिर भी चाहते हैं सेल बढ़े, तो आपको डिफरेंट प्लेसेस पर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चीज़ें बेचनी है। आपको चाहिए अब आप गुजरांवाला से बाहर निकलें, नई आबादी में जाएं, लाहौर में चले जाएं, डस्का में चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ जाकर अपने बिजनेस का सेटअप बनाएं, वहाँ की पॉपुलेशन को गेट करें, वहाँ की पॉपुलेशन को टारगेट करें। तो सेल्स एट डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें बेचेंगे तो मुख्तलिफ पॉपुलेशन, अब आप उसे टारगेट कर रहे होंगे, अब आपके सेल्स बढ़ सकती हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चीज़ें बेचनी हो ना, उसकी दो ऑप्शन है। मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चीज़ें बेचनी हो, उसकी दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कंसाइनमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, और दूसरी ऑप्शन है ब्रांच। अपने बिजनेस की ब्रांच दूसरी जगहों पर बना लें। ब्रांच की डेफिनेशन है ज्योग्राफिकली सेपरेटेड सेगमेंट ऑफ द बिजनेस। ब्रांच का मतलब ये नहीं कि आपने एक शॉप आपकी है तो आप उसके साथ वाली शॉप ले लें। आपकी फैक्ट्री जो है वो 10 मरले पे थी, उसके साथ वाली जगह खाली मिल रही थी, वो ले लिया आपने। आपके बिजनेस की शॉप थी, उसका ऊपर वाला पोर्शन आपने ले लिया, दैट इज, या उसकी बेसमेंट निकाल लिया आपने, दैट इज नॉट ब्रांच। टेक्निकली ब्रांच का मतलब है ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, जगह के एतबार से, मोहल्ले वकू के एतबार से अलग जगह पर, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, जिसकी जगह अलग होनी चाहिए। सेगमेंट कहते हैं जैसे एक दरख्त पर हर शाख पर एक जैसे पत्ते लगते हैं, एक जैसा फल लगता है। तो आप जब ब्रांच बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी ब्रांच ओरिजिनल बिजनेस से बिल्कुल मिलती जुलती हो। ये ना होगा गुजरांवाला में आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे, उसी नाम से आप लाहौर में शॉप ओपन करते हैं, वहाँ पे फुटवेयर शुरू कर देते हैं, शूज़ बेचना शुरू कर देते हैं। नाम तो चल रहा है ना, आप समझते हैं गुजरांवाला में हमारा नाम चल रहा है तो हम लाहौर में एक ब्रांच बनाते हैं, उस ब्रांच में आप फुटवेयर्स का बिजनेस शुरू कर, जूते बेचने का कारोबार शुरू कर देते हैं। वो ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब जो ओरिजिनल बिजनेस से मिलता हुआ होगा, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, इसको कहा जाता है ब्रांच। तो डिफरेंट प्लेसेस पर जा, ये वो वजह है, देखिए यहां से शुरू हुए हम, ये वो वजह है जिसकी वजह से आप कहां पर आए हैं, ब्रांच पर।
आप पहले ब्रेक इवन अचीव करना चाहते थे, फिर आपने कहा जी प्रॉफिट होना चाहिए, फिर प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए, फिर प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपने कीमतें ज़्यादा की, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं था। फिर आपने सोचा भाई डिफरेंट अपनी सेल्स बढ़ाते हैं। सेल्स बढ़ाने के लिए आपने क्या किया जी, डिफरेंट प्लेसेस पर सेल्स करने का सोचा। डिफरेंट प्लेसेस पर सेल करने के लिए एक रास्ता कंसाइनमेंट का है और एक रास्ता ब्रांच का है। अब कंसाइनमेंट क्या है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ब्रांच की समझ आ गई आप लोगों को? ब्रांच की समझ आ गई? तो ब्रांच आपका एक परमानेंट सोर्स होता है, परमानेंट सोर्स, एक टेंजिबल सोर्स है। आपके बिजनेस से मिलता जुलती उसकी एक ब्रांच ओपन हो जाएगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेंगे आप उससे। लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस सेटअप जो है वो क्रिएट हो सकता है, लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकती है। एक ब्रांच के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह ब्रांचेस बनाते जाएं। भाई ये ब्रांचेस बना बना कर दुनिया में लोग, कंपनियां अपने शहर से अपने मुल्क में शुरू हुई, दुनिया में फैल गई। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया के 150 मुल्कों में बिजनेस कर रही हैं। अब इमेजिन तो करें कि कैसा सेटअप होगा, कैसे संभाला जाएगा, कितनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी। अब जब आप ब्रांच ओपन करने का सोचते हैं तो जो पेरेंट बिजनेस होता है ना, पेरेंट बिजनेस, उसको कहा जाता है हेड ऑफिस। जो आपका पेरेंट बिजनेस है उसको क्या कहा जाता है? ओरिजिनल बिजनेस जहां से शुरू हुआ था, पेरेंट बिजनेस, उसको क्या कहा जाएगा? हेड ऑफिस। जहां से बिजनेस का आगाज किया था, सारी ब्रांचेस को कहा जाता है चाइल्ड बिजनेसेस। ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? चाइल्ड बिजनेसेस। तो हेड ऑफिस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे मेन बिजनेस के लिए, जो आपका जहां पर ओरिजिनल सेटअप था, जहां से आगे आपने ब्रांचेस जो है वो ओपन की। अब मेरी ज़रा बात फॉलो कीजिएगा। ब्रांच जो है ना मुख्तलिफ नेचर्स की हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने डिफरेंट बैंक्स की ब्रांचेज हैं, डिफरेंट हबीब बैंक के डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अब ये सारी ब्रांचेस कंट्रोल होती हैं जी हेड ऑफिस के अंडर। कोई ब्रांच अपने तौर पर आपको कोई सहूलत, कोई बेनिफिट, कोई चार्जेस नहीं लगा सकती। जितना सूद एक बैंक ऑफर करता है, जितना सूद एक बैंक ऑफर करता है, जितना इंटरेस्ट एक बैंक आपसे लेता है, जितने चार्जेस एक बैंक आपसे लेता है, ये सब हेड ऑफिस के कहने पर होता है। कोई बैंक ब्रांच अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये ब्रांच की किस्म है। बात फॉलो कर रहे हैं? yes, आपके सामने टीसीएस के ऑफिसेज हैं, ओसीएस के ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं। जो चार्जेस इनको हेड ऑफिस बताता है वही चार्ज करते हैं। ये आपसे पैकेजेस ले लेते हैं और ये हेड ऑफिस को भिजवा देते हैं, फिर हेड ऑफिस उन्हें डिलीवर करता है। टीसीएस के ऑफिसेज में आपके सामने गवर्नमेंट बेकरी है। गवर्नमेंट बेकरी में जितना स्टॉक होता है ना, सारे का सारा हेड ऑफिस तैयार करके भिजवाता है। सारे का सारा हेड ऑफिस तैयार करके भिजवाता है। हेड ऑफिस में ही सारा स्टॉक हेड ऑफिस से आता है। हेड ऑफिस ही उसे मैनेज करता है। हेड ऑफिस ही ब्रांचेस के एक्सपेंसेस को पे करता है। जितनी खराबी, जितना नुकसान होता है, हेड ऑफिस ही बियर करता है। आपके सामने बाटा सर्विस की आउटलेट्स हैं। बाटा सर्विस की आउटलेट्स हैं। अब बाटा सर्विस के आउटलेट्स पे चले जाए ना, तो वहां पर और भी कंपनियों के शूज़ मिलेंगे आपको। और बाटा सर्विस की आउटलेट्स पर बैठे हुए जो लोग हैं वो सब मुलाजिम नहीं हैं। वहाँ पे जो मालिक अलग है, जो वहाँ बैठा होता है। हर ब्रांच में डिफरेंट मालिक है, अपना ब्रांड नेम दिया हुआ है। सर्विस वाले अपने शूज़ भिजवाते हैं, लेकिन मालिक सर्विस वालों का नहीं होता। मालिक हर ब्रांच का अपना है। हर ब्रांच का अपना मालिक है। उसने अपने लिहाज से कस्टमर को डिस्काउंट भी दे देनी है। एक ब्रांच में जाएंगे कोई डिस्काउंट नहीं। एक शॉप पे जाते हैं, सर्विस कहता कोई डिस्काउंट नहीं। दुकानदार कहता है जी मालिक है वो। दूसरी दुकान पे जाते हैं, कहता है ठीक है मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ।
उस मालिक की अपनी मर्जी है। ये कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। क्या है ये? आज़ाद ब्रांचेस हैं, आज़ाद ब्रांचेस हैं। आपने KFC की आउटलेट लेनी हो, HFC की आउटलेट लेनी हो, आप पेमेंट करें और आउटलेट ले लें, स्टैंडर्ड कंपनी आपको बताएगी। पंजाब कॉलोनी अलाइड स्कूल की ब्रांचेस दी हुई हैं, नाम दिया हुआ है अपना। जितनी हायरिंग है ना वो स्कूल का मालिक खुद करता है। आपके पास पैसा है, आप अलाइड स्कूल की ब्रांच ले लें, आप HFC ब्रांड नेम ले लें, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के रेट लगाएं, अपनी मर्जी की चीज़ें बेचें। हाँ, क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी का नाम तो होता है ना, मेयार तो होता है कि नहीं। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेज हैं, लेकिन मैकडोनल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांचेज नहीं है। मैकडोनल्ड की ब्रांच पे जो बैठा होगा ना वो सारे मुलाजिम होंगे, सब मुलाजिम। जैसे गवर्नमेंट की ब्रांच में बैठे हुए सब लोग मुलाजिम हैं, मालिक एक जगह पे बैठा हुआ है, उसकी सारी ब्रांचेज सारी उसके कंट्रोल में। तो कुछ ब्रांचेज होती हैं डिपेंडेंट और कुछ होती हैं इंडिपेंडेंट, कुछ आज़ाद और कुछ खुद मुख्तार नहीं होती, डिपेंडेंट होती हैं। उनका इन्हिसार होता है हेड ऑफिस पर। हमने जो टॉपिक क्वेश्चन करने हैं ना, 15 क्वेश्चन जो करने हैं, वो सब के सब डिपेंडेंट ब्रांच से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? डिपेंडेंट ब्रांचेज। जैसे TCS ऑफिसेज हैं, जैसे बैंक की ब्रांचेज हैं, जैसे गवर्नमेंट बेकरी है, ये डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं। इन सब का इन्हिसार हेड ऑफिस पर होता है। जो हेड ऑफिस पॉलिसी बनाएगा वही इन्हें फॉलो करनी है, जो हेड ऑफिस गुड्स भेजेगा वही इन्होंने सेल करनी है। जितनी चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, वो सारी हेड ऑफिस को वापस की जाएंगी। इस ब्रांच के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हेड ऑफिस बियर करेगा। इस ब्रांच के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हेड ऑफिस बियर करेगा। इस ब्रांच से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, डिपेंडेंट ब्रांचेस से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सारे का सारा हेड ऑफिस को भिजवाया जाएगा। ब्रांच किसी चीज़ की मालिक, ब्रांच में बैठे हुए सब लोग मुलाजिम होते हैं, वो सिर्फ हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। मैनेजर अपॉइंट किया होता है जी ब्रांच। आप जितने भी ये रॉयल टैग की शॉप है, हश पपी शूज़ की शॉप है, सारे मुलाजिम बैठे हुए हैं। कंपनी के स्टोर्स हैं, अपने कंपनी के अपने स्टोर्स हैं सारे। तो कुछ होती हैं डिपेंडेंट ब्रांचेज और कुछ क्या होती हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसे मैंने बताया, बाटा सर्विस की शॉप पे चले जाए, वहाँ पे दूसरे ब्रांड्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं, चाइना की प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, इंपोर्टेड शूज़ भी मिल जाते हैं, उस मालिक ने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे होते हैं। वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, आज़ाद ब्रांच है। हमने जो टॉपिक पढ़ना है ब्रांच से रिलेटेड वो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। डिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांच है जो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती है किसके ऊपर? हेड ऑफिस पर। इस ब्रांच पर सेल होने वाली सारी गुड्स कहाँ से आती हैं? हेड ऑफिस की तरफ से। इस ब्रांच में बच जाने वाली सारी चीज़ें किसको वापस कर दी जाती हैं? हेड ऑफिस को वापस कर दी जाती हैं। इस ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस पेमेंट करता है। इस ब्रांच से कलेक्ट होने वाला सारा रेवेन्यू कौन ले जाता है? हेड ऑफिस ले जाता है। ऐसी ब्रांच के बारे में हमने पढ़ना है। किस ब्रांच के बारे में? डिपेंडेंट। कौन सी ब्रांच के बारे में? डिपेंडेंट ब्रांच। क्या पढ़ना है जी हमने पढ़ना ये है हेड ऑफिस क्या करता है। हर साल के एंड पर हेड ऑफिस क्या करता है? अपनी हर डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट बनाता है। पढ़ना क्या है इस चैप्टर में हमने? हर साल के एंड पर हेड ऑफिस अपनी हर ब्रांच का अकाउंट बनाता है। ये देखने के लिए कि मैंने ये जो 10-15 ब्रांचेस ओपन की हुई हैं, मुझे इन ब्रांचेस से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। हर ब्रांच का सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। तो ब्रांच अकाउंट जो है ना, ब्रांच अकाउंट, इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। ब्रांच अकाउंट क्या है? इट इज़ लाइक अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जिसका मकसद है प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना। किसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है? ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। हेड ऑफिस 10 ब्रांचेज हैं, 10 ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बनाएगा। हेड ऑफिस का अपना बिजनेस भी है, हेड ऑफिस को अपना भी प्रॉफिट आ रहा है। उसकी ये जितनी ब्रांचेज है ना, वहां से जितना प्रॉफिट आता है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट प्रॉफिट। एक हेड ऑफिस की अपनी सेल्स हैं और एक ब्रांचेस की सेल है। जो हेड ऑफिस की सेल्स हैं वो डायरेक्ट रेवेन्यू है, जो ब्रांचेस की सेल है वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो ब्रांच अकाउंट बनाने की टेक्निक क्या है, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या है।